सो लास्ट हमने बेसिकली मैकेनिक्स वाला पार्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले पार्ट में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। लास्ट में एक टॉपिक बचता है स्क्रू जैक वाला पार्ट। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक दो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उस पर आपको न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे। मैकेनिक्स में आप एक चीज नोटिस करोगे, प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन पूछे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इन द सेंस कि एक बार सॉल्व करके आंसर निकालना सफिशिएंट नहीं होगा, आपको उस क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्चुअली समझना भी है कि किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया, क्या आपसे कंसेप्ट के रिलेटेड चीजें पूछी गई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जस्ट क्वेश्चन आंसर की तरह मत सॉल्व करना, उसको एज अ कॉन्सेप्ट की तरह आपको कंसिडर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उनको आपको एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरह कंसिडर करते हुए उनको क्या एज अ आपको याद रखना है कि इस तरीके के कंसेप्ट में इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं वैसे ही मिलता जुलता होगा। हाँ, डेफिनेटली लैंग्वेज अलग होगा, सिचुएशन डायग्राम्स थोड़े अलग हो सकते हैं, बट कंसेप्ट तो वही। बट प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्चुअली आपको डील करना आना चाहिए। जस्ट ये कि फॉर्मूला लगा के आंसर निकालिए, वो नहीं, वो तो ठीक है, वो एक बार के लिए ठीक है, बट एज अ कंसेप्ट आपको कंसिडर करते हुए चलना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। किसके? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर जितने भी आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रू जैक वाला टॉपिक है। ठीक है, बाकी जो ब्रेक एंड क्लचेस है वो आपका मशीन डिजाइन में कवर होगा ही, बेल्ट एंड पुली सब मशीन डिजाइन में कवर होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या वो मशीन डिजाइन का ही पार्ट होता है, वो बस जस्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में मेंशन्ड है, क्योंकि बेसिक सब ब्रेक्स एंड क्लचेस है मैकेनिक्स का पार्ट, मतलब बेसिक मैकेनिक्स ही इन्वॉल्व है, बट वो आपका डिटेल में स्टडी होता ही है मशीन डिजाइन में, क्योंकि वहाँ पे आप डिजाइनिंग ऑफ क्लच ब्रेक्स की बात करते हो ना, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी चीजें सारी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रू जैक। स्क्रू जैक, स्क्रू जैक आपको पता है काहे के लिए यूज किया जाता है? आपने यूज देखा भी होगा उसका, जो फोर व्हीलर्स होता है उसमें जनरली स्क्रू जैक हमेशा दिया जाता है। स्क्रू जैक का पर्पस क्या है? कोई भी एक हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए, कोई भी हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए आप स्क्रू जैक यूज करते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी हैवी वेट को लिफ्ट करो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक, ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली अपने आप लिफ्ट हो रहे हैं, कुछ तो एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। बट स्क्रू जैक में ऐसा क्या स्पेशल है जो हम इसको यूज कर रहे हैं टू लिफ्ट द वेट्स? मतलब ऐसा क्या स्पेशल फीचर है इसका? लिफ्ट तो आप कुछ और दूसरी चीजों की हेल्प से भी कर सकते सर हैं, इसमें ऐसा क्या? मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा मिलता है। हाँ, यस एग्जैक्टली, मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब मुझे जो लोड को लिफ्ट करना है एंड उसके लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट है, वो कहीं ना कहीं लोड से कम है, वो कहीं ना कहीं लोड से कम है, तभी मैं हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज है हमारे पास। लोड को आपको जो लिफ्ट करना है उसके लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हो, इट इज समवट लेस देन द लोड। ठीक है, मतलब 100 न्यूटन का वेट को अगर मुझे लिफ्ट करना है तो मुझे 70 या 60 या 80 न्यूटन से ही मैं उसको लिफ्ट कर पा रहा हूँ। मतलब इन आइडियल केस अगर मुझे किसी चीज को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, मुझे उसका जितना वेट है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसको मैं लिफ्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो जस्ट एक बेसिक सी चीज है, तो एप्लीकेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्यों स्क्रू जेट स्पेशल है? बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज। बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एफर्ट इज लेस देन द लोड। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ही है, मैकेनिकली हमें एक एडवांटेज मिल रहा है कि जो लोड को हम लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना, तो उसके लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड है, इट इज समवट लेस देन द लोड वैल्यू। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्क्रू जेट जस्ट स्पेशल क्यों बन जाता है? बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगा कि स्क्रू जैक का बेसिकली एक नोमेनक्लेचर या उसका जो डायग्राम है वो होता कैसे एंड क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी आपको तभी क्लियर होगा जब तक आपको उसका डायग्राम क्लियर नहीं। डायग्राम एक बार क्लियर तो टर्मिनोलॉजी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। जैसे गियर्स के केस हमने देखा था, गियर टर्मिनोलॉजी, तो गियर उसका डायग्राम आपको क्लियर रहेगा तो टर्मिनोलॉजी भी अपना आप क्लियर रहेगी। ठीक है, देखो
लेट्स सपोज यहाँ पर हमने वो लोड रखा है एंड इस पे जो थ्रेड्स हैं तो ये बेसिकली जो रेड कलर से हमने जो बनाया ना बेसिकली क्या थ्रेड्स है। ये क्या है थ्रेड्स है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है हम यहाँ पे कंसीडर करें स्क्वायर थ्रेड्स। ठीक है ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स पॉसिबल होते हैं बट यहाँ पे जो कंसीडर किया गया वो है स्क्रू थ्रेड। ठीक है अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे ये तो थ्रेड्स हमने ड्रॉ कर लिया बाकी इसका रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ठीक है मतलब स्टैंड बोल सकते हैं जिसको आप जिस पे ये टिका है। ठीक है ये चीज। ठीक है और दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका लीवर। ठीक है इस तरीके से आपके पास ये एक लीवर है जो इसका कनेक्टेड है। ठीक है और इस लीवर पे आप लगा रहे हो बेसिकली फोर्स। ठीक है ये फोर्स एफ आपने इसको अप्लाई की। ठीक है एंड इसका जो लेंथ है लेट्स सपोज एल हम कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज लीवर। ठीक है एफ आपका बेसिकली यहाँ पे है एफर्ट एंड लेट्स सपोज यहाँ पे आपने अप्लाई कर रखा है लोड। यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से ये है आपके पास लोड डब्लू। तो ग्रीन वाले एरो से हमने रिप्रेजेंट किया ना दिस इज द लोड जो कि लग रहा है। तो आप एफर्ट लगा रहे हो उसकी वजह से जो लोड था वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करते जा रहा है। ठीक है तो इस तरीके हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहता है स्क्रू जैक का। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो आप देखोगे डायग्राम तो आपको ये चीज यहाँ से क्लियर होगी कुछ इस बेसिक इस तरीके का डायग्राम है हमारे पास स्क्रू जैक का। एफर्ट हम कहाँ पे लगा रहे हैं एट द एंड ऑफ लीवर। एट द एंड ऑफ लीवर पे हम एफर्ट लगा रहे हैं एंड उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं ये चीज। अब हम जो थ्रेड्स है ना इनको क्योंकि एनालिसिस इन थ्रेड्स का ही होने वाला है क्योंकि जो लोड है वो कौन बेयर कर रहा है थ्रेड्स बेयर कर रही है। ठीक है लोड कौन बेयर कर रहा है थ्रेड्स बेयर कर रही है ना। तो थ्रेड का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो लीवर इसको आप लीवर बोलो चाहे हैंडल बोलो बात एक ही है। ठीक है तो सबसे पहले कुछ एक दो टर्म्स यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे आर यहाँ पर हम एक आर कंसिडर करते हैं वो भी आर एम बोलने का मतलब है मीन रेडियस ऑफ स्क्रू थ्रेड। ठीक है डीएम हो गया मीन डाया। मीन डाया ऑफ स्क्रू। ठीक है अब आप ना एक एक थ्रेड का एनालिसिस देखो कैसे होगा। थ्रेड का एनालिसिस कैसे करने वाले लेट्स सपोज आपके
स्क्रू है। ठीक, अब इसमें देखो थ्रेड कैसे बन रही होंगी। ठीक है, तो एक स्क्रू थ्रेड अगर आप देखोगे कंप्लीट कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ से होते हुए पूरा पीछे टर्न होते हुए सामने की तरफ ऐसा एक कंप्लीट स्क्रू थ्रेड, थ्रेड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो थ्रेड बन रहा है, तो ये चीज आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये चीज पीछे बैक साइड से जाते हुए यहाँ तक आएगा सामने। और इस थ्रेड को अगर आप अनवाइंड कर रहे हो, मतलब इसको आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, अभी तो वो बिल्कुल ऐसे सर्कल में, इसको अगर आप खोलते हो बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट कर देते हो, तो ये कैसा बनेगा। ये चीज एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, इसको अगर आप ओपन करते हो कंप्लीट, तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक, इस तरीके से। तो आप देखोगे, लेट सपोज इसको मैं बोलता हूँ ए एंड इसको बी वाले, स्टार्टिंग वाला पार्ट ये है आपका ए, दिस इज बी। तो ये जो अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है, मतलब थ्रेड आपका कंप्लीट है, उस एक कंप्लीट थ्रेड को हमने पकड़ के ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये आपको यहाँ पे कुछ एक एंगल मिलने वाला है जिसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं, और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है थ्रेड्स का, हेलिक्स जो एंगल है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज विजुलाइज करना आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है हमारे पास थ्रेड जो पीछे होते हुए आगे की तरफ आ रहा है ऐसा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है ये ना, इससे नीचे है कहीं, है ना, और पीछे होते हुए राउंड टर्न होते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जब इसको अनवाइंड करोगे तो आपको ना ये ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज। तो अब अच्छा, इसको अगर आप ऊपर ये लेंथ की बात करते हो, दिस लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा। दिस इज 2 पाई आर, दिस इज 2 पाई आर। ठीक है, एंड दिस लेंथ इज नोन एज एल। ठीक है, इस तरीके से एल लिखो, स्मॉल कैपिटल एल। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी थी कि हमें ये जो थ्रेड है उसको अगर हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके हमें चीज देखने को मिलेगी। एंड ऑब्वियसली बात है ये कहीं ना कहीं एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इंक्लाइंड प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है। लोड को कौन बेयर कर रहा है, थ्रेड्स। लोड को कौन बेयर कर रहा है, अल्टीमेटली थ्रेड्स बेयर कर रही है। तो ये जो थ्रेड है इसको हमने ओपन करके देखा तो एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह है, मतलब इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मेरा लोड लग रहा है। ठीक है, इसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मेरा लोड लग रहा है, और इसी पे हम बेसिकली मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगा के हमें ये फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है कि कितना लोड का रिक्वायरमेंट और कितना एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा डब्ल्यू लोड को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीजें तो एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली लोड लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है सरफेसेस हैं, कांटेक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शंस इन्वॉल्व होंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ना फ्रिक्शन हमारे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शन हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है टू लिफ्ट द लोड। ठीक है, ये चीज हमें नोटिस करनी कैसे वो चीज हेल्प कर रहा है।
बट पहले तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको कि ये जो थ्रेड थे, है ना, दिस थ्रेड्स, ये थ्रेड, इसको अगर आप ओपन करते हो, आपने क्या करा, यहाँ से कट करा और इसे ओपन करते हुए देखा इसको, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। एक सिंगल थ्रेड हमने इसे शो किया, है ना। ऐसे ही तो आपके थ्रेड्स आगे बिल्डअप होंगे। देखो ये चीज, ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा आपको, ये ऐसे थ्रेड कटिंग। तो उस एक थ्रेड को हमने जस्ट एक ये वाले पार्ट थ्रेड को ओपन करा। अब ऑब्वियसली बात है, ये वाले पार्ट को अगर आप ओपन करते हो, इतने पार्ट को, तो ओपन करने के बाद आपको ये स्ट्रेट लाइन, ऐसा हॉरिजॉन्टल पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, है ना, ये चीज नहीं मिलने वाला आपको। मिला ये कुछ ऐसा इंक्लाइन प्लेन की तरह, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जितना एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एक हेलिक है, हेलिक्स एंगल, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिखोगे tan अल्फा इक्वल्स टू L बाय 2 पाई ठीक है। मीन रेडियस ही हम पूरे एनालिसिस में मीन रेडियस ही कंसीडर करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस सिंपल tan अल्फा, आपने ये लिख लिया यहाँ से। अब अल्फा के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा के बारे में लिख लेते हैं, इट इज द हेलिक्स एंगल। ठीक है, दिस इज द हेलिक्स एंगल। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है या पैरामीटर्स आप बोल सकते हो जिसको हमें कंसीडर करते हुए चलना है। वो है सबसे पहले पिच। पिच क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है लीड, वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे अगर हम पिच की बात करते हैं, तो पिच क्या है आपके पास, एक एक्सियल डिस्टेंस है, ठीक है। सबसे पहली चीज समझिए, एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ स्क्रू, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सिस है अलोंग द एक्सिस ऑफ स्क्रू, एक्सियल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, नॉट द रेडियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस measured between two consecutive consecutive थ्रेड्स, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात करें, पिच। दूसरा होता है लीड, दूसरी चीज है लीड। इसमें लिखना एक्सियल डिस्टेंस थ्रू विच स्क्रू एडवांसेस, through which screw advances in one turn, in one turn, ठीक है। एक्सियल डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। लीड क्या है, एक्सियल डिस्टेंस थ्रू विच स्क्रू एडवांसेस इन वन टर्न, एक टर्न में वो कितना ऊपर जा रहा है, एक टर्न में वो कितना ऊपर जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक टर्न ले रहे हो कंप्लीट, तो आप कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहे हो, वो लीड। पिच क्या है, जस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। ये चीज समझने की जरूरत है आपको कि ये जो है कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्सियल डिस्टेंस तो यही हुआ, दिस इज द एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं ना, तो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक है। बट ये जो लीड के बारे में क्या बोला, कि एक्सियल डिस्टेंस कितना ऊपर चले जाओगे अगर आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारते हो, मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट करी जर्नी, आप यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, एक कंप्लीट टर्न मारा, तो आप कितना ऊपर चले गए यहाँ से, दिस इज कॉल्ड लीड। बात समझ में आ रही है, आपने यहाँ से स्टार्ट करा जर्नी, आप यहाँ से गए, यहाँ गए, एक कंप्लीट टर्न मारा, तो आप यहाँ आ चुके हो, इनिशियली यहाँ पे थे, तो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दिस इज कॉल्ड लीड, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स, है ना, ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना एक नोट करके हमें एक पॉइंट लिखना है, पिच एंड लीड आर इक्वल इन केस ऑफ सिंगल थ्रेडेड स्क्रू, सिंगल थ्रेडेड स्क्रू,
जब भी सिंगल थ्रेडेड स्क्रू होगा तो लीड एंड पिच बोथ आर इक्वल। कई बार ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसको डबल थ्रेडेड कर देते हैं, ट्रिपल थ्रेडेड, तो उसके इसमें वो ट्वाइस हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इस तरीके से अकॉर्डिंगली वो वेरी करेंगे। बट हमेशा याद रखना है कि पिच एंड लीड आर इक्वल इन केस ऑफ सिंगल थ्रेडेड स्क्रू। ठीक है, मतलब इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हो, जो लीड है इट इज इक्वल टू व्हाट, एन पी, वेयर वेयर n equals to 1 for single threaded n equals to 2 double threaded। ठीक है, ये चीज ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखना है कि स्क्रू जैक में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो चीज कि स्क्रू जैक में आप लिखोगे, स्क्रू जैक में है क्या क्या। स्क्रू जैक कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। ठीक है, स्क्वायर थ्रेडेड थ्रू है, स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू आपके पास ट्रेपेजोइडल भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू की। ठीक है, स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। ठीक है, फिटेड fitted into fitted into the internally threaded collar of a jack। अच्छा, जैक वाली चीज ये ना, ये वाला चीज, ये जो पोर्शन है दिस इज, तो यहाँ पे जो इंटरनली थ्रेडेड स्क्रूज होंगे तो वहां पे ये बेसिकली आपका फिट है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी की हम बात करें, जो हमने पॉइंट लिखा है जस्ट वो इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में। तो इस बॉडी में अंदर इंटरनल स्क्रूज है, इंटरनल थ्रेड्स है, तो उसमें बेसिकली फिट है आपका कौन सा, ये स्क्रू रॉड। बेसिकली इसको हम कंप्लीट स्क्रू रॉड बोलते हैं, ये जो पूरा जो ये चीज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू रॉड, इसको हम बोलते हैं स्क्रू रॉड। ठीक है, ये चीज ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखना द लोड is placed on the screw and the effort is applied horizontally at the end of a lever। लीवर के एंड में बेसिकली हम एफर्ट लगा रहे हैं, ये वाली चीज जो हमने यहाँ पे मेंशन भी करी है, दिस इज अवर एफर्ट एंड दिस इज अवर लोड। ठीक है, ये जो हमारे पास एफर्ट लग रहा है और ये आपके पास लोड है, इस लोड को ही तो लिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एफर्ट। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो चीज हमें देखना है एनालिसिस में। ठीक है, कि कैसे आप एफर्ट के तो उसको लिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो केसेस कंसिडर कर लेते हैं, केसेस कंसिडर करते हैं। सबसे पहला केस यहाँ पे हम लेंगे, केस 1, अपवर्ड इंपेंडिंग मोशन। अपवर्ड इंपेंडिंग मोशन। ठीक, अपवर्ड इंपेंडिंग मोशन देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो आपने एक थ्रेड को पूरा कंप्लीट ओपन किया था तो ऐसा कुछ दिखता है ना, ये वाली चीज, ऐसा कुछ दिखता है, इसी को हमें यूज करना है एनालिसिस में। ठीक है,
इस तरीके से। तो सबसे पहले तो एंगल अल्फा है यहाँ पे, ठीक है, हेलिक्स एंगल, और यहाँ पे आपका रखा है लोड, ठीक है, आपका लोड कुछ इस तरीके से रखा है। दिस इज योर लोड, ठीक है, ये लोड डब्ल्यू। यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली क्या क्या जो जो चीजें हमारी एक्ट करी उसके बारे में देखना। एक तो नॉर्मल रिएक्शन होंगी, फ्रिक्शन फोर्सेस होंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, केस वन क्या लिखा है, अपवर्ड इम्पेंडिंग मोशन, मतलब जो मैं है इसको अपवर्ड इम्पेंडिंग मोशन देख रहा हूँ, उसका मोशन ऊपर की तरफ, टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगे वो चीज आपको पता होनी चाहिए। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हमने ये चीजें कंप्लीटली डिस्कस की थी, कैसे फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, वो वाली चीज। देखो, जब आप बात करते हो फ्रिक्शन फोर्स की ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लिख दो, यहाँ पे ऐसे जाएगी, ये, ठीक है, ये है आपका फ्रिक्शन। अपवर्ड टेंडेंसी है तो डाउनवर्ड विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, अपोज करेगा उस चीज को, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो वर्टिकल एंगल, दिस एंगल विल बी व्हाट, अल्फा, एंगल अल्फा होने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हो तीसरी चीज जो है लोड, ये है यहाँ पे पी। अभी पी क्या है, हम तो एफर्ट एफ लगा रहे हैं ना, हम तो एफर्ट एफ लगा रहे हैं। ये पी चीज क्या है, एक्चुअली ये है एफर्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रू। एक्चुअली आपने यहाँ पे लगाया है एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट लगाया, और ये एफर्ट का जो आपको, इस एफर्ट का जो इफेक्ट है वो बेसिकली यहाँ सेंटर पे देखने को मिलेगा। तो ये एफर्ट का वजह से, इस एफर्ट की वजह से यहाँ पे आपको एक फोर्स देखने को मिलेगा जो कि लोड को लिफ्ट कर रहा हो, जो कि क्या लोड को लिफ्ट कर रहा है। एंड ऑब्वियसली इसका वैल्यू और एफर्ट का वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए उसको मैंने अलग नोटेशन दिया पी। इस एफर्ट की वजह से वहां पे वो फोर्स पी डेवलप हुआ है, वो भी एक एफर्ट है, बट इट इज नॉट द एफर्ट। एफर्ट कहाँ पे है, वो एट द सेंटर ऑफ स्क्रू है, और ये वाला एफर्ट तो आपके लीवर के एंड पे लग रहा है, ठीक है दोनों एफर्ट, और ऑब्वियसली इस एफ एफर्ट की वजह से ही वो पी डेवलप हुआ, ठीक है। अगर ये एफर्ट एफ ही ना हो तो वो पी का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो पी फोर्स डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द एफ एफर्ट जो लीवर के एंड पे लगा है, ठीक है। तो ये चीज है, ये हमारे पास डायग्राम बन चुका है कंप्लीटली। तो डब्ल्यू लोड, पी एफर्ट हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, सारी डायरेक्शन हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गया, और इसको ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, इसको हमने क्या लिखा है, एल, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 2 पाई r। हमेशा मीन रेडियस ही हम कंसिडर करते हुए आएंगे, पूरे एनालिसिस में आप देखोगे मीन रेडियस ही कंसिडर किया गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो आपने बोला है कि ये क्या है, इट इज द एफर्ट required to lift the load, to lift the load when applied at mean radius, ठीक है। एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड व्हेन अप्लाइड एट मीन रेडियस, मीन रेडियस में जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मीन रेडियस में जो आपका अप्लाई हो रहा है, एक तो लीवर पे अप्लाई हो रहा है, लीवर पे जो अप्लाई हो रहा है उसी का इफेक्ट है बेसिकली पी, ये बात समझना। पी कोई अलग से नहीं लगाया जा रहा है, लगाया तो आपने एफर्ट एफ ही है, बट उस एफर्ट की वजह से पी डेवलप हो रहा है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, एफ। तो
पी बेसिकली यहाँ पे डेवलप हो रहा है। एंड ऑब्वियसली जब आप एनालिसिस कर लोगे ना, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है, पी और एफ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एफ, जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं। इस पी से कोई मतलब नहीं हमें, हाँ इस पी की हेल्प से एफ फाइंड आउट करना है, वो अलग चीज है, बट एफ इज इंपॉर्टेंट नॉट पी। ठीक है, एफ इंपॉर्टेंट है नॉट पी, बिकॉज पी का फायदा नहीं है निकालने का, बिकॉज हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हमें कितना अप्लाई करना है, वो हमें एफ की वैल्यू से ही पता चलेगा। पी तो जस्ट एक इफेक्ट है ऑफ द एफर्ट एफ, जो कि लेवर के एंड पे लग रहा है। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखोगे कि जो इनपुट है, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे एक और देखो कि जो आपने एफ लगाया है, ये जो आपने एफर्ट लगाया है, बेसिकली यहाँ पे कई इनपुट मोमेंट की तरह काम कर रहा है। एक इनपुट मोमेंट होगा ना, ये आपने एफ लगाया, ऑब्वियसली बात है लीवर के परपेंडिकुलर लगाया, तो एक मोमेंट लग रहा है यहाँ पे, वो है हमारा इनपुट मोमेंट। ठीक है, एफ इंटू एल हो जाएगा वो चीज। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लेते हैं इनपुट मोमेंट। इनपुट मोमेंट, तो इनपुट मोमेंट आपने लगाया एम, जिसका वैल्यू है एफ इंटू एल। एफ इज द फोर्स विच इज अप्लाइड एट द लीवर एंड, एल इज द लेंथ ऑफ लीवर। लीवर और हैंडल कुछ भी आप बोल सकते हो, एफ है चाहे एल है, एफ बेसिकली फोर्स एट द लीवर एंड, एल इज द लेंथ ऑफ द लीवर या हैंडल, जो भी आप बोलो। दूसरा मोमेंट सेम वैल्यू होगा, जो कि अप्लाई हो रहा है पी, जो कि कहाँ पे लग रहा है, एट द मीन रेडियस, पी इंटू आर एम। ये चीज, ये दोनों ही आपके ना इक्वल होने वाला है। ठीक है, मतलब आप एक चीज देखो, अप्लाई किया क्या है हमने, इनपुट मोमेंट एफ इंटू एल, ये चीज हमने अप्लाई किया, उसका ही इफेक्ट है ये एम इक्वल्स टू पी इंटू आर एम। ठीक है, ये चीज आपको समझते हुए चलिए। ठीक है, तो P इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स F विच इज अप्लाइड एट द लीवर एंड, ये चीज याद रखना। तो P इंपॉर्टेंट है, हाँ F इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक काम करते हैं, P को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस। P को अगर आपको रिप्लेस करना है, आप ऐसा लिख सकते हो, F इंटू एल डिवाइडेड बाई आर एम, इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, बस आपको यहाँ ना इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के सॉल्व कर देना। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको पता ही, समेशन एफ एक्स जीरो करना है, समेशन एफ वाई जीरो करना है। ठीक है, एंड दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड आंसर आ जाएगा। एंड आपको एक चीज याद होगी, हमने ना वेज वाले न्यूमेरिकल्स किए थे, तो वेज वाले न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में आपको चीज याद होगी, अगर इस फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल एक्शन को मैं रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दूं, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसे रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ तीन फोर्सेस बस हैं पूरे सिस्टम में, डब्ल्यू लोड, पी आपका जो लग रहा है वो चीज, पी मतलब जो एफर्ट लग रहा है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल का रिजल्टेंट वैल्यू है, तो टोटल तीन हो गया। तो हमें उसको सॉल्व करना काफी इजी रहेगा एज कम्पेयर टू इस सारे फोर्सेस को कंसिडर करना। तो हमेशा जहां भी आपको थोड़ा कन्वीनियंट लगे, तो फ्रिक्शनल, जहां आपको लगे बेसिकली फोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल जो रिएक्शन है उनको रिप्लेस करो उनकी रिजल्टेंट वैल्यू से। बस हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि जो रिजल्टेंट है, इट शुड मेक एन एंगल फाई विद व्हाट, अल्फा, और विद नॉर्मल इट शुड मेक एन एंगल फाई, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। इस जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है फाई, पर tan फाई बेसिकली इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, tan फाई इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ये चीज। तो म्यू का वैल्यू अगर आपको गिवन है, तो वहां से आप फैक्टर वैल्यू निकाल सकते हो, और इजीली फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल को हटाओ और रिजल्टेंट यूज करो, वो ज्यादा इजी और ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, डन ये चीज। तो अब क्या करना है, सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाने और सॉल्व करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाओगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है, डायरेक्टली मैं पी का वैल्यू लिख रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्मूला एट लास्ट याद होना चाहिए। कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करना, सिंपली समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, तो उनको लिखो, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो वहां से पी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां से ना पी का वैल्यू इजिली लिख सकते हो, और पी के वैल्यू का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस है एफ का वैल्यू फाइनली। पी का वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एफ का वैल्यू इंपॉर्टेंट है।
तो वो चीज़ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पी का एक वैल्यू आएगा जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पी का वैल्यू आएगा फाइनली इट इज इक्वल्स टू W 10 अल्फा प्लस 5, ठीक है। P इक्वल्स टू W 10 अल्फा प्लस 5, ये चीज़ है पी का वैल्यू। बट हमें चाहिए क्या, एफ, हमें चाहिए एफ। तो पी को रिप्लेस करोगे इससे तो ये हो जाएगा आपका W इंटू आर एम डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने रिप्लेस करा और ये तो बाकी चीज सेम ही है, अल्फा प्लस 5। हो सकता है कई बार ना आपसे ये पूछ ले कि लोड एफर्ट रिक्वायर्ड एट द मीन रेडियस, हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वैसे कम चांसेस है बट हाँ पॉसिबिलिटी है, पूछा जा सकता है। देखो दो अलग अलग चीजें, पी एंड एफ बोथ आर एफर्ट्स, बट कहाँ पे लग रहे हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है, बात को समझना इस बात को, ठीक है। पी एंड एफ बोथ आर एफर्ट्स, बट कहाँ पे लग रहे हैं ये चीज का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है। P and F both are efforts, but P is acting at the mean radius, F is acting at the end of a lever or handle, ये चीज। तो दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपको याद है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख लेते हैं हम फॉर्मूले से रिलेटेड। सबसे पहला टर्म है हमारे पास कि जो W है, ठीक है, W है आपका वेट ऑफ द बॉडी, weight of the body to be lifted, ठीक है। mu is the coefficient of friction, एंड आपको पता है mu इक्वल्स टू क्या है, 10 पाई, ये चीज। बाकी p हमने लिख लिया ऑलरेडी, है ना, p लिख लिया, ठीक है, p हमने लिख लिया ऑलरेडी, p चीज हमने ऑलरेडी लिख लिया, ये चीज, ठीक है। p is the effort required to lift the load when applied at the mean radius, ये चीज लिख लिया। f हमें पता है कि क्या, ये भी f आपका है हॉरिजॉन्टल, ऐसे लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड, horizontal force required at lever arm to lift the load, to lift the load, ये चीज। तो ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ठीक है, फॉर्मूला सभी को क्लियर है चीज। तो ये आ गया। अब कौन सा केस कंसिडर किया, अपवर्ड इंपेंडिंग मोशन, अपवर्ड इंपेंडिंग मोशन, ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट केस लिखते हैं इसके बाद। देखो नेक्स्ट केस जो इम्पोर्टेंट भी है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है आपके पास सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग का मतलब क्या है, देखो सेल्फ लॉकिंग का नाम से पता चला कि अपना आप लॉक हो गया, मतलब कि आपने ना इनपुट दे रहे थे तो वो लिफ्ट होता जा रहा था, अब आपने इनपुट नहीं दिया, इनपुट आपने रिमूव कर दिया, तो पॉसिबिलिटी है या तो अपनी पोजीशन पे ही मेंटेन रहे, मतलब अपनी पोजीशन पे लॉक हो चुका है, खुद ब खुद लॉक हो चुका है, मतलब सेल्फ लॉक हो चुका है। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने लोड हटाया, मतलब जो एफर्ट, नॉट लोड, एफर्ट आपने जो लगा रहे थे, तो आप एफर्ट लगा रहे थे वो आपने हटा दिया, तो वो दोबारा से ना नीचे की तरफ आना शुरू कर जाए, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपनी पोजीशन पे ही मेंटेन रहे, मतलब लॉक हो जाए अपनी पोजीशन पे, सेल्फ लॉक हो जाए। बट दूसरा केस ये भी पॉसिबल है कि वो क्या हो, नीचे डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें ये इंश्योर करना होता है इस प्रोजेक्ट के केस में कि आपका सेल्फ लॉकिंग होना चाहिए, मतलब आपने लोड हटाया तो वो एज इट इज वैसे का ही वैसा रहे, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे,
ठीक है, उसका मोशन नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कभी। ठीक है, ये चीज को इंश्योर करना होता है, और ये इंश्योर करने के लिए क्या कंडीशन होती है वो चीज हमें पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में कई बार पूछे जाते हैं, तो वो चीज आपको याद रखना है। नाम से लेकिन क्लियर हो रहा है, सेल्फ लॉक मतलब अपनी पोजीशन को खुद ब खुद लॉक कर दिया, मतलब सेल्फ लॉक हो चुकी है पोजीशन। तो सेल्फ लॉकिंग वाली जो कंडीशंस होती है इस प्रोजेक्ट में वो क्या है, वो चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं इसके रिगार्डिंग कि सेल्फ लॉकिंग का मतलब क्या है। इसमें लिखना है स्क्रू set to be self-locking. If it remains in place under any axial load, under any axial load W, when the input moment, M जैसा आपका is removed, screw is said to be self-locking if it remains in place, अपनी ही पोजीशन पे मेंटेन रहे अंडर एनी एक्सियल लोड W व्हेन द इनपुट मोमेंट जो आप अप्लाई कर रहे थे, मोमेंट मतलब जो आप एफर्ट F लगा रहे थे ना लीवर एंड पे, तो उसकी वजह से एक इनपुट मोमेंट था F into L, वो चीज अगर हट जाए तो अपनी ही प्लेस में मेंटेन रहे। ठीक है, क्लियर है चीज। देखो तो यहाँ पे आप ना क्या लिखने वाले कंडीशन देखो, अब आप देखोगे P चीज थी वो रिमूव, लेट्स सपोज ये आपका लोड लग रहा है, दिस इज योर लोड W। ठीक है, एंगल्स ये तो है हेलिक्स एंगल अल्फा। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब सेल्फ लॉकिंग का केस है ना, अब मुझे एक चीज बताओ, फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन और द अपवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, बताओ फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड, आप यस एग्जैक्टली समझ कर, क्योंकि आपको पता है ना आपने लोड हटा दिया, चांसेस ये टेंडेंसी किधर की तरफ है, नीचे जाने की ना, वो चीज टेंडेंसी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा उस चीज को। ठीक है, यस करेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये चीज करेक्ट, और यहाँ पे क्या लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, पी को तो हमने रिमूव कर दिया। अब आप एक चीज देखो, ये इसको रोक कब सकता है, ये इसको रोक कब सकता है, एक चीज आप कंसीडर करते हो ना, तो देखो एक चीज इसको ऐसे कंसीडर करो, अब अभी सिस्टम है ना, एक तो डब्लू लग रहा है, ऐसा देखो एक डब्लू लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। ठीक है, और क्या लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है।
अब ये इस लोड W को ये दोनों मिलके बैलेंस कर सकते हैं, अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इस W को बैलेंस कर रही है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है R, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल की, वो इस W को बैलेंस कर जाए तो वो रोक लेगा उसको आराम से, है ना। बिल्कुल बहुत इजी है इसको रोकना, फिर तो अगर ऐसा होगा तो उसको इजीली रोक लेगा, ठीक है, बहुत इजीली कंफर्टेबली इसको रोक लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम नॉर्मल कितना होना चाहिए? सर 5 हाँ 5 तो होगा, बट 5 का वैल्यू कितना होना चाहिए? सर tan इनवर्स म्यू। हाँ नहीं वो तो सही है, वो तो आप म्यू का वैल्यू है तो 10 5 आप इजीली, ठीक है सर, बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इस W को आपको बैलेंस करना है ना, इस W को बैलेंस तभी किया जा सकता है जब एक रिजल्टेंट का वैल्यू लगे इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट वैल्यू लगे, वो इस W को बैलेंस करेगा। इन दोनों के बीच का एंगल अगर ऐसा होगा तो ये अल्फा ही नहीं हो जाएगा कहीं, यस सर। ये वाला पार्ट, ये है तो 5 बिल्कुल करेक्ट, दिस इज 5 बट ये जो 5 एंगल होगा इट शुड बी इक्वल्स टू अल्फा, बिकॉज इन दोनों का जो यहाँ पर रिजल्टेंट है आर, ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा ना, तभी तो वो W को बैलेंस कर पाएगा। और R का नॉर्मल के साथ एंगल कितना होता है 5, और अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री अल्फा और 5 तो बराबर होंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन में आपने ड्रॉ करा, ये थीटा है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेगी और एक लाइन ये ड्रॉ करेगी नॉर्मल डायरेक्शन वाली, जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाता है ना। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा और 5 बराबर हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है अगर वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तब जाके वो बैलेंस कर रहे होंगे, एंड हम बोल सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेगा, और क्या होगा, वो अपनी पोजीशन पे लॉक हो जाएगा, मतलब सेल्फ लॉकिंग वाली कंडीशन, सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन बेसिकली हमें मिल गई कि अल्फा बराबर 5 होना चाहिए, ठीक है, अल्फा बराबर 5 होना चाहिए, ठीक है, या मतलब ऐसा बोला जाए कि 5 वैल्यू जो है वो अल्फा के बराबर होनी चाहिए, या अल्फा बराबर 5 सेम चीज, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो अंडर इक्विलिब्रियम, ये चीज भी हम लिख लेते हैं, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 5, 5 कौन सा, फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, वो 5 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ये आपका एक लिमिटिंग केस है, एक लिमिटिंग केस है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा। कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा बराबर 5, ये तो एक लिमिटिंग केस हो गया, बट अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग इज लाइक दैट कि जो एंगल फाई है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ये चीज, फाई एंगल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ये एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, इक्वल है तो लिमिटिंग केस है, अगर लेस है तो फिर वो डाउनवर्ड मोशन हो जाएगा, तब वो उसको लॉक नहीं कर पाएगा उसकी पोजीशन को, मतलब वो जो पोजीशन है लोड की वो फिर फिक्स नहीं रह पाएगी, लॉक नहीं हो पाएगी, तो लॉक कब हो सकती है, अल्फा इक्वल्स टू 5, तो ये तो लिमिटिंग केस है, बट इन जनरल हम क्या बोलेंगे, जो फाई का वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग, ठीक है,
तो ये चीज होगी। नेक्स्ट इसी में ना केस नंबर 2 लिखते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है आपका डाउनवर्ड इम्पेंडिंग मोशन। डाउनवर्ड इम्पेंडिंग, ठीक है, डाउनवर्ड इम्पेंडिंग, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, फर्स्ट स्क्रू है ना, इसमें लिखते हैं फर्स्ट स्क्रू, फर्स्ट स्क्रू is not self locking, then it is necessary to apply a input moment, and obviously अगर जो सेल्फ लॉकिंग नहीं है, अगर सेल्फ लॉकिंग नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी टू अप्लाई इनपुट मोमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप लोड हटाते हो, एफर्ट हटाते हो, मतलब लोड एफर्ट हटाते हो, तो वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन करना शुरू कर देगा। मतलब आपको एक मिनिमम इनपुट मोमेंट तो लगाना ही पड़ेगा सो दैट वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे, एक मिनिमम वैल्यू तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि अगर सेल्फ लॉकिंग नहीं हुआ तो आपको एक इनपुट मोमेंट तो लगा के रखना पड़ेगा सो दैट वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे, ये चीज है, ठीक। तो इस केस में देखो कैसे लिखो, to apply moment M to prevent the screw from moving downward motion, okay, to prevent the screw from moving downward motion, ठीक है। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें एक इनपुट मोमेंट तो लगा के रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नीचे चलना शुरू कर देगा, बिकॉज सेल्फ लॉकिंग है ही नहीं सिस्टम में, बिकॉज देयर इज नो सेल्फ लॉकिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे आप देखोगे ठीक है, तो ये एंगल आपको पता ऑलरेडी कितना है, 5, सॉरी अल्फा, इसको मैं कंसीडर कर रहा था हेलिक्स एंगल की बात कर रहा हूँ, तो 5 तो आपका तो फ्रिक्शन एंगल वाला पार्ट है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसे आपके पास ये लोड है, ठीक है, इस तरीके से लोड लगा है, लोड का डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ये लोड का डायरेक्शन, ठीक, ये चीज है। बाकी आप दिखा सकते हो क्या, पी का वैल्यू, ऑब्वियसली बात है कुछ इनपुट तो लगा के रखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, सो दैट वो क्या हो नीचे ना चले जाए, बस ये चीज है। सेल्फ लॉकिंग केस में लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप पोजीशन पर फिक्स है, बट यहाँ पे लगाना पड़ेगा तब जाके फिक्स हो पाएगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखोगे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट, ये चीज। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो ये वर्टिकल लाइन में जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा है, ये एंगल तो आपका है क्या, अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। बट जो रिएक्शन बनेगा यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब
रिएक्शन बोले तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू जो बनने वाला है इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से बनेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम 5, ठीक है, दिस एंगल विल बिकम 5, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप देखते हो, तो अगर आप सिंपली इक्वेशंस अप्लाई करो यहाँ पे, वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन fy 0 एंड समेशन fx 0 आप अप्लाई करो, तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली p का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा एट द मीन रेडियस, सो दैट आपका क्या हो, जो वेट वो डाउनवर्ड मोशन करना स्टार्ट ना करेगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्ट टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड मोशन। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्टिव उसको ऊपर लिफ्ट करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उसके डाउनवर्ड मोशन को प्रिवेंट करना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा केस में सेल्फ लॉकिंग नहीं, तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा सो दैट वो डाउनवर्ड मूव ना करे, ठीक है, ये चीज। तो आप जब इसको सॉल्व करते हो फाइनली, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फाइनली वैल्यू आती है, देखो फॉर्मूला सिमिलर है बट यहाँ पे हो जाएगा ये 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा, ठीक है, 5 माइनस अल्फा, तो 5 माइनस अल्फा वाला पार्ट, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक काम करते हैं ना, इसमें दो अलग अलग केस कंसिडर कर लेते हैं। इसको यहाँ पे जो हमारे पास पहले फॉर्मूला आया था ये अल्फा प्लस 5 वाला पार्ट ना, तो पहला यहाँ पे इसके दो पार्ट हम कंसिडर कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके दो पार्ट कंसिडर करते हैं। केस 2 में हमने लिया सबसे पहले, इसमें हम ले लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा इज ग्रेटर देन 5, मतलब पॉसिबिलिटी है कि अल्फा बड़ा हो या 5 बड़ा हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि लेट सपोज अल्फा इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे जस्ट, क्योंकि तो यहाँ पे हमें दो केस लेने पड़ेंगे, अल्फा ग्रेटर देन 5 या 5 ग्रेटर देन अल्फा, इस तरीके से। तो पहला केस लेते हैं अल्फा ग्रेटर देन 5 वाला, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लेते हो तो ये तो एफ सब कुछ सही है बिल्कुल, बाकी डायग्राम सब कुछ सही है। अब आप क्या करो, बस एक रिएक्शन फोर्स दिखाओगे, रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसा लेट सपोज दिखाया, ठीक है, ऐसा कुछ दिखा दिया, ठीक है, लेट सपोज आपने ऐसा दिखाया है, और ऑब्वियसली ये एंगल आपके पास है 5, और वर्टिकल आप ऐसे ड्रॉ कर लो, वर्टिकल ड्रॉ करो, वर्टिकल एंगल तो यहाँ पे अल्फा ही रहने वाला है, यहाँ पे जो अंदर फॉर्मूले में आएगा अल्फा माइनस 5, अल्फा माइनस 5, ठीक है, अल्फा माइनस 5 इस तरीके से। मतलब आपको ना क्वेश्चन में चीज चेक करना पड़ेगा, अल्फा ग्रेटर है कि 5 ग्रेटर है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, कौन सा बड़ा है ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर निकाल सकते हो। तो 10 अल्फा माइनस 5 है मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, आपके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स required to prevent downward motion, ठीक है, ये चीज magnitude of force required to prevent the downward motion, important is at mean radius, at mean radius, ठीक है। तो इसी के सिमिलर हम दूसरा फोर्स निकाल सकते हैं जो कि लीवर के एंड पे लग रहा है ना, वहां पे आपका ये हो जाएगा WRM/L आ जाएगा बस, एंड अल्फा माइनस 5, ठीक है, और ये कहाँ लग रहा है, एट लीवर एंड, ठीक है, एट लीवर एंड आपका ये फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है, जो फोर्स का एफ का जो फॉर्मूला है, इट इज एप्लीकेबल एट द लीवर एंड, ठीक है, लीवर एंड पे बेसिकली एप्लीकेबल है। दूसरा केस
जैसे हमने पहले केस ए कंसिडर करा उसके हिसाब से हम बी कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज अगर आपको ऐसा दिया है कि फाइव इज ग्रेटर देन अल्फा, दोनों केस पॉसिबल है ना, तो इस केस में फॉर्मूला में बस क्या हो जाएगा चेंज, पी इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला वही है डब्ल्यू टेन फाइव माइनस अल्फा, इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है, सिंपल, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो एफ का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इंटू आर एम बाई एल टेन फाइव माइनस अल्फा, इस तरीके से सिंपल। तो जौन सा बड़ा एंगल है उसको आप कंसीडर करोगे, अल्फा बड़ा है तो अल्फा माइनस फाइव, फाइव बड़ा है तो फाइव माइनस अल्फा, सिंपल। इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है, ठीक है। ठीक है, टॉर्क पूछे या मोमेंट पूछे तो आप वो चीज निकाल सकते हो। कोई टॉर्क पूछ रहा है या मोमेंट की बात कर रहा है तो इट विल बी लाइक दिस, एफ इंटू एल, है ना, और आप ऐसे बोल सकते हो पी इंटू आर एम, ये चीज, ठीक है, ये चीज, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसी में एक दूसरी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिख लेना। वेज के केस में भी आपसे मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जा सकता है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज का सिंपल जो मीनिंग है वो है आपका एम ए, ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, ठीक है। ये सिंपल चीज आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज वाला रिलेशन की। लोड क्या है, लोड आपने कितने लोड को ऊपर लिफ्ट किया है विद द एफर्ट। लेट्स सपोज लोड का वैल्यू था डब्ल्यू और आपका एफर्ट जो लग रहा है इट इज एफ, तो उसके हिसाब से आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज में आप एफर्ट हमेशा एफ वाला कंसीडर करोगे, याद रखना बात को, क्योंकि इट इज द एक्चुअल लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल फोर्स का वैल्यू है एफ जो हम अप्लाई कर रहे हैं। लोड बेसिकली जो वेट है ऑफ द बॉडी जिसको हम ऊपर लिफ्ट करना चाह रहे हैं वो है डब्ल्यू। कितना कैसे कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ, ठीक है, जो एक्चुअली में हम अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट है पी बेसिकली। तो पी से नहीं बात करेंगे, कंपैरिजन एफ से बात की जाएगी हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और टर्म है, वैसे लिख लेना, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के, बट फिर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, वो है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। तो इसको वी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपका वी आर इक्वल्स टू है डिस्टेंस, डिस्टेंस moved by effort, moved by machine basically, distance moved by effort, मतलब जो मशीन में जो आप एफर्ट लगा रहे हो उसकी हम बात करें, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ठीक है। एफर्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है और लोड कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया, ठीक है, ये चीज याद रखें। तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है एंड लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, उनका रेशियो आप बोलो वेलोसिटी रेशियो। एंड थर्ड टर्म जो यहाँ पे है वो है एफिशिएंसी वाला पार्ट, एफिशिएंसी, वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हैं आउटपुट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ मशीन, ठीक है, ये चीज। एंड फाइनली इसको हम ऐसे वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना वर्क डन किया है और सिस्टम के ऊपर कितना वर्क हुआ है। सिस्टम के ऊपर वर्क कौन कर रहा है, बाय अप्लाइंग द एफर्ट, और सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, लोड के मूवमेंट से जो हमें वर्क मिल रहा है, वो भी एक आपका वर्क डन हो गया,
तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब हम एफर्ट लगा रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम जो लोड मूव कर रहा है, बात समझ में आ रही, वो चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मूला यहाँ पे ना एक लास्ट में फॉर्मूला जो दे रहा है वो क्या आता है, इस तरीके से कि आप जैसे हमने बोला ना डिस्टेंस, वर्क डन क्या हो जाएगा, लेट सपोज लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया, लेट सपोज कुछ डी डिस्टेंस मूव किया होगा, dl लिख दिया मैंने उसे, ठीक है। और वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया ना, लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया dl लेट सपोज, तो लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि लोड के मूवमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, बट सिस्टम के ऊपर वर्क कौन कर रहा है, बाय अप्लाइंग सम एफर्ट, तो एफर्ट का मूवमेंट की वजह से वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डीई, एफर्ट ने जितना डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फाइनली एक फॉर्मूला हम एफिशिएंसी का ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ये फॉर्मूला याद रखें क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ गेट में नहीं पूछा, बट हाँ दूसरे पीएसयू एग्जाम से वहां पे बहुत बार पूछा, ठीक है। ये चीज ठीक है। नेक्स्ट इसमें ना एफिशिएंसी वाला पार्ट है, एफिशिएंसी लिख लेना, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक। तो एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक की बात करते हो ना, देखो तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो है 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा प्लस 5, 10 अल्फा प्लस 5, 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा प्लस 5, ठीक है। ये एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक का फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक और एफिशिएंसी मैक्सिमम का कंडीशन, एफिशिएंसी मैक्सिमम, ठीक है, एट अल्फा इक्वल्स टू 5/4 माइनस 5/2, अल्फा का जो वैल्यू होगा इट विल बी 5/4 माइनस 5/2, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। एफिशिएंसी मैक्सिमम एट अल्फा का वैल्यू, ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू है 5/4 माइनस 5/2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम और मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्टली 1 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 5, ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये चीज इतना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वैसे इतना डेप्थ में तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको ना, क्योंकि आप गेट के अलावा जो भी एग्जाम प्रिपेयर करो तो वहाँ पे बहुत सारी वाइड मतलब सिलेबस के अपार्ट जो चीजें होती है वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलेबस के जो अलग चीज है, सिलेबस के जो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होता उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बट हाँ गेट में स्क्रू जैक इंक्लूडेड है तो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की बनने की, ठीक है। बट हाँ कितने डेप्थ तक पूछे जाएंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ तक आपका ना ये सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करते रहना, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। प्रीवियस ईयर्स के सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जस्ट एज अ क्वेश्चन आंसर की तरह सॉल्व नहीं करना, आपको एज अ कॉन्सेप्ट समझते हुए, क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्ट समझते हुए आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप ये चीज देखो कि यार जो हमने पढ़ा है और क्या पूछा गया है, ठीक है, वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, हमने टॉपिक को जो पढ़ा है जिस तरीके से समझा, क्वेश्चन में किस तरीके से फ्रेम किया गया है उसको, तो उसको एज अ कंसेप्ट की तरह आपको लेना है, ठीक है। नॉट जस्ट कि क्वेश्चन है उसका आंसर निकाला कहानी खत्म, नहीं, आपको ऐसा उससे कुछ ना कुछ आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वहां से नॉलेज, वहां से कुछ ना कुछ नॉलेज आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को
जस्ट क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं कंसिडर करना है, उसको ऐसा कॉन्सेप्ट कंसिडर करोगे ना तो प्रीवियस ईयर से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपकी। वो अगर आपने कर लिए देन फिर आप टेस्ट सीरीज की तरफ जाओ। तो जो अल्टीमेट एक स्टेप है टूवर्ड्स द सक्सेस इन गेट वो है जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, यही चीज सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना आप